नेक्स्ट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 0.75 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो रिलेशन हमारे पास ये था कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ग्राम में एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मास मालूम करना है तो मोलर मास दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, इधर भी ये मल्टीप्लाइड, ये हुआ ख़त्म, तो बच गया कि मास इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और मल्टीप्लाइड गिवन मोल्स। चले n से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोल्स जो हैं वो तो 0.75 हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास तो यहाँ से कैलकुलेट कर दें, Na23 plus 1 for 16 for oxygen and 1 for 1 hydrogen, so you got 40। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 40। अच्छा, अब आप ये कर सकते हो कि ये पॉइंट यहाँ से हटा दोगे तो नीचे लग जाएगा 100 और 100 में ये 104 के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो सिंपलीफाई हो के मिला 4 मल्टीप्लाइड 75 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, अब आगे ले चलें तो 2 दूनी 4 एंड 2 5 10 और अब जो है इसको 11 55 13 5 65 14 5 70 15 5 75, तो 5 × 15 और मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 30 ग्राम। So you got choice C, the correct choice in this question. Next question में कह रहे हैं कि the radius of third orbit of hydrogen is। अच्छा, very simple है। तो रेडियस का जो हाइड्रोजन के लिए फार्मूला था वो है रेडियस इज इक्वल टू n² into 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा थर्ड ऑर्बिट, तो वो हो जाएगा 3 3s are 9, या पहले लगा दें 3² और 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा 3 3s are 9 into 0.529 एंगस्ट्रॉम और ये हो जाएगा 9 5 45। तो मीन के 4 से जो आंसर शुरू होगा वही हमारा होगा। पहले देखते हैं, 9 9 में 81, 9 दूनी 18 18 और ये हो जाएगा 26, तो 2 मिला और 9 5 45 46 47, तो 7 मिला और पॉइंट लगा तो 4.761 एंगस्ट्रॉम and that is choice D। नेक्स्ट है कि the rate of unimolecular elimination E1 reaction depends upon। अच्छा, E1 रिएक्शन जो 2 स्टेप में होता है और उसमें पहला स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो उसमें जो चीज़ होगा तो रेट उस पर डिपेंड करेगा। तो उसमें जो पहला स्टेप है उसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड से हेलोजन की डिपार्चर होती है, तो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। सो द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट यानी द रेट यूनिमॉलिक्यूलर में तो डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट पे। ओके, नेक्स्ट जो है कह रहे हैं कि when the dehydration of alcohol is carried out in the presence of concentrated sulfuric acid at 140 degree Celsius, the product will be। अच्छा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है और जब भी हम अल्कोहल को डिहाइड्रेट करें, डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 ही यूज़ होगा। अगर 140 पे टेम्परेचर रखेंगे तो
तो फिर यहाँ पे बनेंगे ईथर्स और H2O रिमूव होगा। और अगर हम टेम्परेचर 170 तक रखेंगे तो फिर यहाँ पे बन जाते हैं अल्कीन्स और H2O रिमूव होगा। तो 140 पे अल्कोहल से ईथर बन जाते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है, और 170 पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। सो द करेक्ट चॉइस इज़ चॉइस बी कि इसमें ईथर्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स इन एक्वस एसिड मीडियम गिव्स। अच्छा, ये देखें, जितनी भी कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइवेटिव्स हैं तो उसमें अल्काइल नाइट्राइल भी उनका डिराइवेटिव है, RC ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। और जितनी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डिराइवेटिव्स उनकी एसिड हाइड्रोलिसिस होती है तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ द आंसर जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको कि हाउ मेनी NMR पीक्स प्रोटॉन्स आर देयर इन इथेनॉल, तो ये 6 और ये दिखाई दे रहा है। अब ऑप्शन कौन सा होना चाहिए तो देखते हैं इसको। तो जो इथेनॉल है दैट इज CH3 बॉन्ड CH2 एंड OH। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ NMR प्रोटॉन्स जो इसमें होंगे, तो आपने इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन को प्रैक्टिस किया होगा। तो ये जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है ये अलग प्रोटॉन है, अलग एनवायरनमेंट में मौजूद है। फिर CH2 वाले जो 2 प्रोटॉन हैं तो वो एक साइड पे OH से बॉन्डेड हैं, दूसरे साइड पे CH3 से बॉन्डेड हैं, तो मीन्स कि ये भी अलग एनवायरनमेंट में है। और फिर ये CH3 वाले देखोगे तो ये भी अलग एनवायरनमेंट में हैं, तो ये हुआ C। तो मीन्स के इधर 3 किस्म के प्रोटॉन्स हैं और ये हमें 3 पीक्स देगा। तो ऑप्शन में से अगर कहीं पे 3 हो तो 3 विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट इज डेवलप्ड व्हेन इट्स इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस। 298 केल्विन इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमें मिल रहा है चॉइस डी, दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट टेम्परेचर। फिर कहते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स ऑफ। अच्छा, तो देखें ये सारे एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और ऑल ऑप्शन में तो है नहीं कि हम ऑल ऑप्शन चूज़ करें। तो अपने ग्रुप मेंबर से अगर कोई एलिमेंट कुछ डिफरेंसेस रखेगा तो वो फर्स्ट एलिमेंट होगा हर ग्रुप में। तो इसमें जो लिथियम है ये फर्स्ट मेंबर है, तो ये जो है ये डिकम्पोज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना के दे जाता है। सो दिस इज दैट करेक्ट चॉइस लिथियम का। तो जब हम लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होके लिथियम ऑक्साइड दे जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे जाता है, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज़ कर जाता है। जबकि बाकी मेंबर जितनी भी हैं और उनके नाइट्रेट्स हों उनको हम हीट करेंगे तो वो उस मेंबर का कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्राइट दे जाएंगे, NO2 नेगेटिव चार्ज, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेंगे। तो ओनली लिथियम गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन के विच वन इज कोवेलेंट इन नेचर। आज ये सारे दिए गए हैं, तो अब कोवेलेंट नेचर को फाइंड करने के लिए फॉजॉन रूल को ज़रा जहन में रिपीट कर दें। फॉजॉन्स रूल वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में।
तो फजॉन रूल कहता है कि आयोनिक हम किसको कब कहेंगे और कोवेलेंट किसको कहेंगे। तो जो लो पॉजिटिव चार्ज होगा वो होगा आयोनिक, और जिस पे हाई पॉजिटिव चार्ज हो तो वो होगा कोवेलेंट। इसी तरह अगर हाई नेगेटिव चार्ज हो तो वो होगा आयोनिक, और लो नेगेटिव चार्ज वाला होगा कोवेलेंट। तो वो फजॉन रूल प्लेलिस्ट में सेकंड ईयर की वीडियोस में आप उसको देख सकते हो। तो इसमें अब अगर हम देखें तो PbCl2 में +2 चार्ज है, SnCl2 में Sn पे +2 चार्ज है, SnCl4 में यहाँ पे +4 चार्ज है, और NaCl में सोडियम पे +1 चार्ज है। बाकी जो क्लोराइड है वो सब में एक जैसा है। तो +4 हाई पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से tin tetrachloride is a covalent in nature, so choice C is correct। अच्छा, नेक्स्ट जो है थोड़ा सा सही नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, ये जो टेट्रा अमीन कोबाल्ट सल्फेट दे चुके हैं, तो इसको देखें, इसके ऊपर कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है। इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर तो देखें, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर अगर आप चार्ज देखोगे तो ये सल्फेट से अंदाज़ा लगाओ बिफोर गोइंग इनटू द कैलकुलेशन। सल्फेट के ऊपर होता है -2, तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा तो उस पे होगा +2। तो इधर वो ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहे, मिसिंग है, तो +2 जो ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एन aqueous solution result in increase in molarity, decrease in molarity, decrease in molality and decrease in mole fraction। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़हन में आप ये आइडिया ले आएँ कि विच कंसंट्रेशन मेथड और यूनिट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो रिमेंबर, ओनली मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, जबकि मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी डिपेंड नहीं करते। अब तो हमें चॉइस मिले हैं ए और बी। अब देखते हैं कि अब टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी जो है वो कम होगी कि ज़्यादा होगी। तो लुक एट दिस, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कम होगी, तो डिक्रीज इन मोलैरिटी। चॉइस बी इज़ करेक्ट। अगला है कि डैश गिव्स आइडिया ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन तो ए चॉइस तो इसी में दिया है फ्री में, ये आपको एक्स्ट्रा में मिला है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड मोल फ्रैक्शन। तो रिमेंबर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमें मैकेनिज्म का पता चलता है, क्योंकि एक रिएक्शन में मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे, तो उस स्टेप में जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो इस तरह से हम फाइंड कर जाएंगे कि अब ये जो स्लो स्टेप है, इसके अलावा बाकी कुछ स्टेप भी इस रिएक्शन में मौजूद हैं, तो उन स्टेप्स को हम फिर थ्योरेटिकली अरेंज कर सकते हैं। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिव्स द आइडिया ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। मोल फ्रैक्शन कोई इसके साथ इसका ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट के रिवर्सिबल रिएक्शन विल रीच टू इक्विलिब्रियम व्हेन। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कम पहुंचेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल, नहीं, ज़रूरी नहीं है। 50% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट्स, नो, ये भी ज़रूरी नहीं है। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, यस, दिस इज द चॉइस। इक्विलिब्रियम पे रेट बराबर होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन का, उस पे अमाउंट ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, परसेंटेज ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो। और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये तो कभी होता ही नहीं।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये ईटा का जो पेपर इंजीनियरिंग संडे को हुआ था, तो इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं मिले हैं, तो वो आपके साथ शेयर करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो उसमें जो भी अवेलेबल क्वेश्चंस हैं उनको, क्योंकि काफ़ी मैंने सर्च किया, फुल पेपर मुझे नहीं मिला, उसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स मिलते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड फोटॉन्स इन विजिबल रीजन विल बी मिनिमम फॉर ए ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो वेवलेंथ है लैम्डा, it is inversely proportional to change in energy for the two levels. चेंज इन एनर्जी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, ये एक रिलेशन है इनमें। फिर अगला ट्रिक जो उन्होंने रखा है वो है विजिबल रीजन में। तो विजिबल रीजन में बाल्मर सीरीज वो विजिबल रीजन में होता है, और उसमें जो लो ऑर्बिट होता है N2 दैट इज 2, और N1 कोई भी हो सकता है। तो इसमें अब ट्रिक ये था विजिबल रीजन वाला। स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई जितना दूर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है न्यूक्लियस के, जितना करीब वो गिरेगा तो वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। यस, फॉर एग्जांपल ये N इन्फिनिटी से आ रहा है टू P1, तो यस, ये तो वो बात ठीक है कि इसकी मिनिमम वेवलेंथ होगी, लेकिन विजिबल रीजन में हमें वो फोटॉन मिलते हैं जो बाल्मर सीरीज में सेकंड शेल में गिरते हों, तो वो विजिबल रीजन में होगा। सो चॉइस बी इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट है कि द टोटल मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स, 3 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। अच्छा, अब ये साथ में याद रखिए कन्वर्जन फैक्टर के 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 into 10 power minus 27 किलोग्राम, और ये बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही कैलकुलेशन अगर हम प्रोटॉन के लिए करें तो प्रोटॉन बन जाएगा 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह यही कैलकुलेशन न्यूट्रॉन के लिए हो जाए तो वो हो जाता है 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन के मास में बहुत ही कम फ़र्क होता है। और इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम ये करें कैलकुलेशन तो आपको मिल जाएगा 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेरी इजी। अब वो कहते हैं कि टोटल मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसी तरह 3 न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन वाले वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कैलकुलेशन हो के अगर हमें मिलता है तो ये 2 8 16, 2 3 6 और 1 7 और 2 9 18। तो ये हुआ प्रोटॉन के लिए, 2 प्रोटॉन्स के लिए 3 न्यूट्रॉन, 3 9 27, 3 3 9 10 11 और 3 3 9 और 1 10, 3 9 27 और ये हो जाएगा 1 26, 3 9 27, 3 3 9 10 11 और 3 3